हमारे YouTube चैनल पंडित शर्मा शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने क्लास 10th का प्रश्नावली 1 का ए का 7 सवाल इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हमने बताया है। अब इसके बाद दूसरे पार्ट में हम 8वें से शुरू करते हैं। 8वें में क्या दिया है चलिए देखते हैं। 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। यानी कि 18 और 117 का HCF जो है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि यम का मान ज्ञात करना है, उसके बाद LCM ज्ञात करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ HCF दिया है, वो भी 18 और 117 का। 18 और 117 का जो मास है वो किसके बराबर है? 18m-117 के। तो सबसे पहले हम इसका HCF निकालेंगे। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 होगा, 2 तियां 6 त्रिक 18। और 117 का जब हम करेंगे तो 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 और 13 9 117 होता है, तो 13 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड करके हम आपको दिखा भी दे रहे हैं। 3 त्रिक का 9, 2 11, 3 9 27, 3 1 9 3, 3 त्रिक का 9 और 13 1 9 13। देखिए ये हो गया। अब करते क्या है, जो दोनों में कॉमन मिलता है वही हमारा क्या होता है? मास होता है। तो लिखेंगे HCF इज इक्वल टू, यहां देखिए 3 है 3 है, 2 बार कॉमन मिल रहा है तो उसको हम एक एक बार लिखेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिक का 9। अब देखिए यहां क्या कर रहा है कि इतने और इतने का HCF किसके बराबर है? 18m-117 के। तो लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 18m-117। HCF हमारा निकला है 9 और यहाँ 18m-117 पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 117 बराबर 18m। इसके बाद क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 9 7 16 के 6 हासिले 1 1 2, इसको काट देंगे। 2 9 18, 2 6 12, 2 3 6, 9 1 9 9, 9 7 63। यम बराबर हमारा कितना आ गया? 7। यम का मान हमको कितना मिल गया? 7 मिल गया। अब इसके बाद क्या रहा है? यम का मान ज्ञात कीजिए। तो यम का मान 7 हो गया। साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। तो यहीं से LCM निकाला जा सकता है, या फिर जो फार्मूला हमने आपको बताया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF, आप दोनों तरीके से में से कोई भी एक तरीका लगा सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ये फॉर्मूला है। अब इसको क्या करेंगे? लिखेंगे 18 गुणे 117 बराबर HCF हमारा कितना आया है? 9 और LCM हमको ज्ञात करना है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब 9 1 9, 9 9 दूना 18, 2 7 14 के 4 हासिले 2 1 9 2 और एक हासिल है 3, 2 1 9 2 बराबर हो जाएगा LCM, या LCM इज इक्वल टू 234। ये हो जाएगा हमारा LCM। यानी कि 18 और 117 का HCF को इतने के रूप में दर्शाया गया है। तो यम का मान हमारा आ गया 7 और इसका LCM पूछ रहा है तो 234
34 हो जाएगा। ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन। अब इसके बाद चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। चलिए देखिए 9वां क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका एक नियम होता है, नियम हमने लिख दिया है, कोई भी संख्या अंक 0 पर तभी समाप्त होती है जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 जरूर होने चाहिए, ताकि 2 पचे 10, वो 10 से विभाज्य हो जाए। तो यहां देखिए तब समाप्त हो सकती है, 0 पर तब समाप्त हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों अनिवार्य रूप से शामिल हो। अब ये 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड करने पर आने ही चाहिए, नहीं आएगा तो वो क्या होगा, 0 पे समाप्त नहीं होगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 6 पे n का, तो 2 3 6 n। अब ये देखिए ब्रैकेट में है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे n गुणे 3 पे n। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड में देखिए 2 और 3 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो 6n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 है, इसमें 5 शामिल नहीं है। और जब 5 शामिल नहीं है, केवल 2 है 5 नहीं है, तो अतः प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे n कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। मैंने कुल मिला जुला के इसका कंडीशन क्या है कि गुणनखंड में 2 और 5 जरूर होने चाहिए, अगर नहीं है तो 0 पे समाप्त नहीं होगा। यह हो गया हमारा 9वां क्वेश्चन। अब इसके बाद आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। चलिए देखिए 10वां है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम पहली संख्या ले लेते हैं। पहली संख्या जब ले लेंगे तो संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 संख्या ले लेंगे। अब इसमें देखिए इसमें कितने पद हैं, 1 और 2। बीजगणित में आप लोगों को पद बताया गया होगा, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, इस तरीके का होता है। तो इसमें 2 पद हैं। अब इसमें से देखिए यहां भी 13 है, यहां भी 13 है, तो 13 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ये 7 गुणे 11 गुणे 1 धन 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 ब्रैकेट में 11 सते 77 धन 1, ये 13 गुणे 78 हो जाएगा। इस तरीके से आ गया। अब 13 गुणे 78 जब हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो एक से स्वयं से अन्य और संख्याओं से कटती है तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या में क्या होता है कि उसके केवल दो ही संख्याओं से वो कटती है, चाहे वो स्वयं से कटेगी और चाहे एक से कटेगी। तो हम यहां देखिए 13 है, एक से तो हर संख्या कटती है, 13 है और 78 है, 78 को भी हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस संख्या के 1 और स्वयं के अलावा और भी गुणनखंड हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। यानी कि एक और स्वयं के अलावा और भी गुणनखंड होते हैं तो वो भाज्य संख्या होती है। और अगर
एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड ना हो तो वो अभाज्य संख्या होती है। ये हो गया आपका पहली संख्या। दूसरी संख्या दिया है पुनः संख्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। ये संख्या दिया हुआ है। इसमें भी दो पद है, 5 5 कामन ले सकते हैं तो 5 कामन मिलेगा। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है तो कामन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे, यहाँ 5 की जगह पे 1 हो जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 1 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 दूना 24 हो जाएगा और 7 6 42 हो जाएगा। इसका हम गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, 4 चौके 16, 4 दूना 8 1 9। ये हो जाएगा 1008। तो यहां हो जाएगा 5 1008 धन 1, 5 गुणे 1009। अब देखिए यहां 5 है, 1009 है, 1009 का गुणनखंड हो सकता है तो ये हो जाएगा। फिर से ये लिखेंगे इस संख्या के एक और स्वयं के अलावा और भी गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्लियर है? इस तरीके से नीचे लिख लेंगे। अब इसके बाद 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 11वां सवाल शुरू करने से पहले हम आपको 10वें सवाल में थोड़ा सा और ले चलते हैं। 5 गुणे 1009 आया था तो 1009 जो है वो अभाज्य संख्या है। ये 1 से और 1009 से कटेगी, लेकिन यहाँ 5 भी है और 1 हमेशा इसमें किसी भी संख्या में एक उसका गुणनखंड होता ही है। तो देखिए हमने बताया है कि 1 और स्वयं से केवल कटे तो अभाज्य संख्या होगी, लेकिन यहाँ 1 से भी कटेगा, 5 से भी और 1009 से, यानी कि 3 संख्याएं हो गई इसके गुणनखंड में। तो ये क्या होगा? भाज्य संख्या होगा, क्योंकि 1 और स्वयं के अलावा यहाँ 5 भी है तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। खेल का मैदान है, उसके चारों ओर वृत्ताकार बनाया गया है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि है उसको 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? ये एक ही स्थान पे कितने समय बाद मिलेंगे ये निकालने के लिए हमको 18 और 12 का लसाअ निकालना पड़ेगा। तो 18 और 12 का लसाअ निकालेंगे जब, तो 18 बराबर हो जाएगा क्या? 2 गुणे 3 गुणे 3 और 12 का निकालेंगे तो 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तिया 12। अब इसके बाद देखेंगे 2 है ये दोनों में मिल रहा है, 3 है ये दोनों में मिल रहा है। अब LCM बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर, देखिए ये दोनों में मिल रहा है, एक बार लिखेंगे, यहाँ 2 है फिर 3 है फिर 3 दोनों में मिल रहा है, एक बार लिख देंगे। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, एलसीएम आ गया 36। यानी कि अगर वे दोनों प्रारंभिक बिंदु से दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते कब मिलेंगे, यहां पे फिर आकर के कब मिलेंगे, ये 36 मिनट जब दौड़ेंगे लगातार
तब ये आकर के फिर से यहाँ प्रारंभिक बिंदु पे मिल जाएंगे। यानी कि एलसीएम जब निकल गया 36, तो लिखेंगे वे दोनों 36 मिनट बाद या 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से अगर इस तरीके का सवाल दिया हो कि एक साथ चल रहे हैं और कहां मिलेंगे, तो उसके लिए क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। फिर आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन दिया है x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो x के नीचे देखिए ये वृक्ष गुणनखंड है, इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि वृक्ष यानी वृक्ष गुणनखंड में वृक्ष की जैसे शाखाएं निकली रहती हैं, उसी तरीके से इसका गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे। x का मान भी यहां से हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम y बराबर लिखेंगे, ये देखिए इसका गुणनखंड 5 और 13 है, तो 5 गुणे 13 हो जाएगा बराबर 13 पचे 65। यहां कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। और x का मान निकालना है, तो x बराबर 3 गुणे 195 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 3 पचे 15 के 5 हासिल 1 और 3 9 27 1 28 के 8 हासिल 2 3 1 9 3 2 5 585। यहां हो जाएगा 585। ये हो जाएगा हमारा 12वें का आंसर। इस तरीके से वृक्ष गुणनखंड को हम वृक्ष गुणनखंड में x और y का मान निकालते हैं। इसको हमने पहले ही बहुत अच्छे ढंग से 7वें क्वेश्चन में आपको समझा दिया था। फिर इसी के साथ चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन जो है वो अभी हमने बताया है, उसी के अनुसार लगेगा। अभी दिखाते हैं आपको। चलिए देखिए 13वां क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 धन 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 3 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इस तरीके का क्वेश्चन हमने अभी 10वें क्वेश्चन में आपको बताया है, इसी तरीके का एकदम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या ले लेंगे। संख्या 7 गुणे 13 गुणे 11 धन 11, इसमें भी 11 है, यहां भी 11 है, तो 11 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 7 गुणे 13 गुणे 1 धन 1। अब क्या करेंगे, 11 हो जाएगा 13 सत्ते 91 91 91 धन 1 11 गुणे 92। 91 में 1 जोड़ेंगे 92 हो जाएगा। अब देखिए ये 92 है, ये 2 से भी कट जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इस संख्या में क्या है, एक और स्वयं के अलावा अन्य भी गुणनखंड है। इस संख्या में एक और स्वयं के अलावा भी गुणनखंड है। अतः क्या होगा, संख्या भाज्य संख्या होगी। सेम इसी तरीके से दूसरी संख्या लेंगे जब, तो लिखेंगे संख्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 3। 3 यहां भी है, यहां भी है, कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1 धन 1।
इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 10 चौक 40, 40 और 6, 6 चौक 24 हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा। 7 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 7 सुना है 0, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 और 7 दूना 14, 14 दूनी 16 प्लस 1 हो जाएगा 3 गुणे 1681। अब यहां भी आपको दिख रहा है कि 1681 है, 3 है और 1 है। तो इसी तरीके से इस संख्या में एक और स्वयं के अलावा भी गुणनखंड है, अतः संख्या भाज्य संख्या होगी। जब एक से 2 से ज्यादा यानी एक और स्वयं के अलावा एक भी गुणनखंड आ जाता है तो वो भाज्य संख्या है। इसी तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं 14वां क्वेश्चन। x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। यह भी वृक्ष गुणनखंड है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम z का मान निकालेंगे। तो z बराबर हो जाएगा, इस तरीके से होता है कि z गुणे 7 बराबर 161। ये इन दोनों का गुणा होता है तो ये हमको प्राप्त हो जाता है। तो z गुणे 7 बराबर 161। z बराबर हो जाएगा 161 बटे 7। 7 से काटेंगे, 7 का नाम 7, 7 दूना 14 और 2 बचेगा, 7 त्रिक 21। z बराबर हमारा कितना आ जाएगा 23। यहां कितना आएगा 23। फिर इसके बाद y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा, अब इसका और इसका गुणा करेंगे 7 गुणे 161 बराबर 7 का नाम 7, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 का नाम 7 4 11, 1127 हो जाएगा। 1127 ये मान आ जाएगा। अब इसके बाद फिर x का मान भी निकालना है तो x बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3381 बराबर 2 का नाम 2, 2 8 16 के 6 हासिल 1 और 2 3 6 7, 2 3 6। ये हो जाएगा हमारा x का मान 6762। इस तरीके से आंसर आ जाएगा, x का मान, y का मान और z का मान। फिर आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन पे। चलिए देखिए 15वां क्वेश्चन का रहा है 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। अभी हमने इसी तरीके का 11वां क्वेश्चन बताया था कि रवि और सोनिया जो थे वो एक स्थान से दौड़ रहे थे तो पुनः वे कब एक स्थान पे पहुंचेंगे, उसी स्थान पे। तो इसी तरीके से यहां भी दिया है 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बज रही हैं। अगर वे एक साथ बज रही हैं तो पुनः एक साथ कब बजेंगी। इस तरीके का सवाल हमने आपको तभी बताया है कि पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे, जो आएगा वही हमारा समय हो जाएगा। 9 का एलसीएम 3 गुणे 3, 12 का 2 दूना 4 3 12 और 15 का 3 गुणे 5। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखिए 3 जो है वो एक बार सब में मैच हो रहा है यानी उभयनिष्ठ है। एक बार एक 3 है वो तीनों में उभयनिष्ठ है। अब एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ये हो जाएगा 2 दूना 4 5 20, 20 3 60, 60 दूना 120। ओ सॉरी, 2 दूना 4, 4 5 20, 3 60, 60 3 180 होगा। 180 मिनट हो जाएगा। 180 मिनट बाद वे पुनः उसी स्थान से जहां से दौड़ना प्रारंभ की थी वहीं, मतलब जहां जब जिस समय घंटियां बजी थी एक साथ बज रही हैं तो कितने समय बाद पुनः
जब घंटी बजना शुरू हुई 3 घंटियां बज रही हैं और वे 180 मिनट बाद फिर से एक साथ बजेंगी। और 11वें क्वेश्चन में दौड़ने वाला था तो यहां से दौड़ रहे थे दोनों, यहां पे घंटियां बज रही हैं तो जब जिस समय एक साथ बजी हैं फिर उसके बाद आगे 180 मिनट के बाद फिर से वे एक साथ बजेंगी। अब 180 मिनट को अगर हम घंटे में बदल दें तो 1 मिनट बराबर होता है 1/60 घंटा या 60 घंटे। तो 180 मिनट बराबर हो जाएगा 180/60, 6 त्रिक 18 बराबर कितना हो जाएगा? 3 घंटे बाद तीनों घंटियां एक साथ पुनः बजेंगी। ये हो जाएगा हमारा 15वां क्वेश्चन। फिर हम 16वें पे चलते हैं। चलिए देखिए 16वां सवाल है, एक कैंटीन में 144 कार्टून, कार्टून मतलब गत्ते, कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई और समान कार्टून रखे जाते हैं, मतलब जितने कार्टून उतनी ऊंचाई, जितने पैरेलल रखे जाते हैं उतने ही ऊंचाई पे रखे जाते हैं, तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या होगी। जब इस तरीके से पूछेगा कि अधिकतम संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको करना क्या है, इसका HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 144 बराबर 90 बराबर इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 144 और 90 का, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 का 9 2, 2 अठे 16, 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 1 3। इसी तरीके से 2 से काटेंगे 45, 45 दूना 90। अब इसके बाद 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 से 3 5 15 और 5 1 5। ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। ये 2 गुणे 2 गुणे 4 बार 2 है और 2 बार 3 है। इसके बाद यहां देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब हम इसको यहां छोड़ दिए, क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ देखना है। उभयनिष्ठ देखेंगे जब, तो ये हो जाएगा HCF बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिया 6, 6 त्रिक 18। ये 18 आ गया, यानी कि जब समान ऊंचाई और समान कार्टून रखे हैं तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 18 होगी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसके बाद चलते हैं 17वें क्वेश्चन पे। चलिए देखिए 17वां क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे हैं। वह इसको टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं? तो सबसे पहले हम ये देखना है कि यहाँ पूछ रहा है कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं। तो टोकरियों की संख्या क्या है? कम से कम होनी चाहिए। तो फलों की संख्या क्या होनी चाहिए? अगर टोकरियों की संख्या कम से कम लगाएंगे तो फलों की संख्या एक टोकरी में अधिक से अधिक रखेंगे तब टोकरी की संख्या कम होगी। तो यहां देखिए सॉल्यूशन में कम से कम टोकरियों के लिए प्रत्येक टोकरी में फलों की संख्या जो है वो अधिकतम होनी चाहिए। और जब अधिकतम रहेगा फलों की संख्या, यहाँ फलों की संख्या ही दिया है तो फलों की संख्या अधिकतम निकालना है। तो अभी हमने इसके पहले वाले सवाल में बताया कि अधिकतम जब रहेगा या अधिक से अधिक रहेगा या ज्यादा से ज्यादा रहेगा तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फलों की संख्या का HCF निकालना पड़ेगा, म से निकालना पड़ेगा।
और म से निकालने के लिए हमको 990 और 945 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे 990 का 2 से 2 चौके 8, 2 9 18, 2 पच्चे 10, फिर 3 से 3 एक 3, 3 छक 18, 3 पच्चे 15, फिर 3 से 3 पच्चे 15, 1 3 पच्चे 15, फिर 5 से और 11, यहाँ 945 का भी निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एक 3, 3 पच्चे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 एक 3, एक नहीं कटेगा, 0 हो जाएगा, 3 पच्चे 15, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15, फिर 5 से 5 सते 35 और 7 एक 7, ये हो गया। अब इसके बाद यहां लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11, और इसके नीचे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए ये 3 यहाँ कामन और ये 5 कामन मिल रहा है, ठीक है। इसका हो जाएगा HCF इज इक्वल टू 3 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, यानी कि एक टोकरी में कितने सेव आने चाहिए? 45 सेव, एक टोकरी में 45 सेव। अब इसके बाद में लिखेंगे सेब की टोकरियां, सेब की टोकरियां, एक टोकरी में यहां लिखेंगे, यहां लिख दीजिए पहले, एक टोकरी में 45 फल होंगे, एक टोकरी में 45 फल होंगे। अब जब 45 फल होंगे तो क्या करेंगे? सेब की टोकरियां निकालेंगे, सेब की टोकरियां, सेब जो है, जो सेब भरा जा रहा है वो कितनी टोकरी में, अगर 45 फल एक टोकरी में आ रहे हैं तो सेब कितनी टोकरी में भरा जाएगा, ये निकालते हैं। सेब की टोकरियां, सेब की टोकरियां बराबर कुल संख्या है 990 और इसमें हम 45 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 45 से भाग देंगे तो भाग दे लेते हैं, 45 दूना 90, 9 0, 45 दूना 90, ये हो जाएगा 22 टोकरियां किसकी? सेब की। ये सेब की टोकरियां हमको प्राप्त हो गई। अब देखिए संतरे हैं 945, तो 945 यानी कि संतरों की टोकरियां, संतरों की कितनी टोकरियां होंगी? संतरों की टोकरियां बराबर 945 भागा 45, एक टोकरी में 45 फल आ रहे हैं तो 945 फल जो है कितनी टोकरियों में आएंगे? तो इसी तरीके से इसका भी भाग दे देते हैं, इसका भाग देने पे 21 आ जाएगा, भाग दे के चेक कर लीजिएगा। अब कुल टोकरियां पूछ रहा है कितने फल रखे जा सकते हैं, तो 45 फल एक टोकरी में रखे जा सकते हैं। अब कुल टोकरियों की संख्या यहां भी पूछा है कम से कम कितनी टोकरियों में, तो लिखेंगे कुल टोकरियों की संख्या, कुल टोकरियों की संख्या बराबर 22 टोकरी सेब के लिए और 21 टोकरी संतरे के लिए। टोटल कितने हो गए? 43 टोकरियां, यानी कि कह रहा है कम से कम 43 टोकरियों की आवश्यकता होगी और प्रत्येक टोकरी में कितने फल होंगे? 45 फल होंगे। ये हो गया हमारा 17वें का आंसर, इस तरीके से लगेगा।
जब अधिकतम रहेगा तो HCF निकालेंगे और कम से कम पूछेगा तो LCM निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 378, 180 तथा 420 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। फार्मूला का प्रयोग नहीं करना है। क्या इन तीन संख्याओं का LCM गुणे HCF तीन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है? ये भी सत्यापित करना है। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM, ये आपको जांच कराया जा चुका है, प्रूफ हो चुका है कि दोनों पक्ष बराबर होते हैं। LCM गुणे HCF बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। लेकिन यहां पूछ रहा है कि तीन संख्याओं का गुणनफल जो है वो LCM गुणे HCF यानी म स गुणे ल स के बराबर होता है या नहीं, ये भी दर्शाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल के LCM और HCF निकालेंगे। तो लिखेंगे 378, 180 और 420। अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 378 का 2 से कटेगा, 2 1 9 2, 2 8 16, 2 9 18। अब किससे कटेगा? 3 से 3 से 18, 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 1 9 3, फिर 3 से 3 7 21, 7 1 9 7। ये हो जाएगा 378 का। इसी के साथ हम 180 का भी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद LCM और HCF निकालेंगे। 2 9 18, यहाँ 45 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा, 3 1 9 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 9 5, फिर 420 का भी निकाल लेंगे। 420 का निकालेंगे तो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 1 9 2, 2 0 0, 2 1 9 2, और यहाँ 1 नहीं कटेगा, 2 5 10, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 7 35, 7 1 9 7। ये हो गया तीनों का अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, 3 बार है 3, फिर 2 बार 2 है, 2 गुणे 2, 2 बार 3 है, 3 गुणे 3 और 5, फिर इसके बाद 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। LCM निकालेंगे। सबसे पहले हम HCF निकाल लेते हैं। HCF बराबर, देखिए यहां इसमें तीनों में 2 है, ये हो गया, फिर इसके बाद यहां तीनों में 3 है, ये हो गया, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में मैच हो रही है। 7 है तो ऊपर वाले में है, नीचे वाले में है, बीच वाले में नहीं है। यहाँ दोनों में 3 है, लेकिन और यहाँ तीसरे में 3 नहीं है। 5 यहाँ है, इसमें नहीं है। तो जो है, जो कॉमन है उसको हम ले लेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। हमारा HCF आ गया 6। चलिए देखते हैं, ये HCF हो गया। अब LCM निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 बार 2, और यहाँ देखिए ये 2 और ये 2 दोनों में कॉमन है, तो इसको हम 1 बार लिखेंगे। फिर 3 है, 3 लिखेंगे, फिर ये तीनों में कॉमन है, इसको भी 1 बार लिखेंगे। यहाँ दोनों में कॉमन है तो इसको 1 बार लिखेंगे। फिर 5 5 दोनों में कॉमन है तो 1 बार 5 लिखेंगे, और यहाँ 7 7 2 में कॉमन है तो 1 बार इसको भी लिखेंगे। अब इसका जब गुणा करेंगे, 2 दूना 4 3 12, 12 3 36, 36 का गुणा 3 में करेंगे, 3 6 18 के 8 हासिले, और 3 त्रिका 9 1 10, 108 हो जाएगा। 108 का गुणा 5 में करेंगे, 5 बटे 40, और यहाँ 4 हो जाएगा, 5 का 9 5, 540 हो जाएगा। 7 का गुणा करेंगे, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 5 35 2 37, 3780 इसका आ जाएगा LCM। अब इसके बाद पूछ क्या रहा है कि क्या इन तीन ये HCF और LCM निकाल लिया हम,
अब इसके बाद क्या, इन तीन संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कर देंगे। एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे तो जांच पहले क्या लिखेंगे, यहां जांच लिख देंगे। जांच कर रहे हैं हम कि ये होगा कि नहीं होगा। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर हो जाएगा 6 गुणे 3 37 80। 6 का गुणा करेंगे, 6 सुना सुन 6 × 48 के 8 हासिल 4, 6 सते 42, 42 4 46, 4 हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 18 और 4 22। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। फिर कह रहा है तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, तो लिखेंगे तीनों संख्याओं का गुणनफल, तीनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा, तीनों संख्याएं 378 गुणे 180 गुणे 420 बराबर, इसका गुणा करेंगे। गुणा बहुत लंबा जाएगा, करके देख लेते हैं। 00, अब इसका गुणा 18 का इसमें करेंगे 378 में, 8 अठाए 64 के 4 हासिल 6, 8 सते 56, 56 और 4 60 2 62 के 2 हासिल 6, 8 त्रिक 24, 24 6 30, 1 अठाए 8 7 3 4, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 7 1 8 और ये 6। फिर इसका गुणा हम 42 में करेंगे। बाकी 2 जीरो हम यहाँ देखिए पहले लगा दिए हैं। 2 चौके 8, 2 सुनाए 0, 2 अठे 16 के 6 हासिल 1, 2 छक्के 12 1 13, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, यहाँ 1, 4 बटे 32 के 2 हासिल 3 और 4 6 24, 24 और 3 27। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2,85,768, 2,85,768 और ये 00 यहां से हम पहले उतार लिए हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, होता क्या है फार्मूले में, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, लेकिन यहाँ पे एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर आया है 22,680 और ये संख्याओं का गुणनफल आया है बहुत बड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2,85,76,800 आया है। तो क्या ये सत्यापित हो रहा है? नहीं। तो लिखेंगे HCF इंटू LCM इज नॉट इक्वल टू तीन संख्याओं का गुणनफल, यानी कि यह सत्यापित नहीं होता है कि तीनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर है? अब इसके बाद चलते हैं 19वें सवाल पे। चलिए देखिए, दिया है 19वां, अभाज्य गुणनखंड विधि से 256 और 36 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करना क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड पहले निकालते हैं। 256 का और 36 का दोनों का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकाल लेंगे हम। 256 और यहाँ 36, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16,
दो छक 12, दो चौके 8, दो तिया 6, दो दूना 4, दो एक 9, दो छक्के 12, दो आठे 16, दो चौके 8, दो दूना 4, दो एक 2, ये हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, दो एक 2, दो आठे 16, दो 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एक 3। ये देखिए 256 और 36 का अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिया। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 है तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 5 6 7 8 बार हम 2 का गुणा कर लेंगे। अब इसके बाद फिर नीचे वाले में 2 बार 2 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बार 3 है, 2 3 गुणे 3, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए इसमें 2 यहाँ कॉमन मिल रहा है, यहाँ कॉमन मिल रहा है, बाकी 3 इसमें नहीं है। तो करना क्या है आपको, HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए बताया गया है कि जो कॉमन रहेगा उसको हम लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा HCF कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और इसके बाद LCM जब निकालेंगे तो जहां भी जो कॉमन मिल रहा है उसको हम एक बार लिखेंगे। तो यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है और यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है, फिर इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 8 बार, 2 2 4 2 6 2 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये है और ये 2, और गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। अब ये 8 बार 2 का गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं 256 का, तो 8 बार 2 आया है, 256 हो जाएगा। 256 में हम क्या करेंगे, 3 त्रिका 9 का गुणा कर देंगे, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 पचे 45, 45 और 5 50 होता है, हासिल 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद 9 गुना 18, 18 और 5 23, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2304। अब इसके बाद देखिए HCF और LCM ज्ञात करने के लिए कहा, HCF और LCM ज्ञात हो गया। अब कह रहा है साथ ही सत्यापित कीजिए कि ये LCM गुणे HCF बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। तो हम क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे, तो यहां लिखेंगे सत्यापन, हेडिंग सत्यापन करेंगे तो LCM गुणे HCF बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। अगर दोनों बराबर आ जाता है तो सत्य है, नहीं तो असत्य है। तो ये हो जाएगा एलसीएम 2304 गुणे 4 बराबर संख्याएं हैं 256 गुणे 36, गुणा कर लेते हैं, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 सोना 0 1 हो जाएगा, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1 और 4 दूना 8 1 9, 9216 आ गया। इसके बाद 256 में जब हम 36 का गुणा करेंगे तो 6 6 के 36, 6 5 30, 3 33 और 6 दूना 12 3 15, 3 6 18 के 8 हासिल 1, 3 5 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, ये हो जाएगा 6 8 3 11 के 1 हासिल 1 और 6 5 11 1 12 के 2 हासिल 1 8 1 9। देखिए 9216 यहां भी है और 9216 यहां भी है, यानी कि सत्यापित होता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम और एचसीएफ और ये हमारा सत्यापन हो जाएगा LHS = RHS। इससे सत्यापित होता है कि ये बराबर ये, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। फिर इसके बाद 20वां और लास्ट सवाल, प्रश्नावली 1 के A का 20वां सवाल और यही अंतिम सवाल है। इसके बाद फिर आगे पढ़ाया जाएगा 1 का B। चलिए देख लेते हैं। 20वां सवाल दिया है, 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं
और उनका लस 180 है। इन संख्याओं का मस है ज्ञात कीजिए। तो इनका मस है ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना संख्याएं, संख्याएं मानेंगे। जो संख्याओं का अनुपात दिया है इसमें हम लिखेंगे 2x और 3x। ये मान लेंगे हम 2x, पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या 3x। ये संख्याएं हो गई। अब इनका मस निकालेंगे। मस बराबर हो जाएगा, देखिए 2 गुणे x और 3 गुणे x। यहां x कॉमन मिल रहा है तो अभाज्य गुणनखंड करने पर बराबर हो जाएगा, मस बराबर हो जाएगा, मस बराबर हो जाएगा यक्स। मस क्या आ गया, यक्स आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, लस दिया है, लस, तो लस अभी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x, ये आ जाएगा। अब देखिए उनका लस कितना दिया हुआ है 180, तो लस बराबर लिखेंगे, लस बराबर 6x, ये आया है। और लस की जगह पे मान कितना दिया है 180 का, तो ये 180 हो जाएगा और बराबर 6x। 6 का नम 6, 6 त्रिक 18, यक्स बराबर कितना आ जाएगा 30। जब यक्स बराबर 30 आया तो देखिए मस कितना आया हमारा यक्स, तो मस बराबर कितना हो जाएगा, मस बराबर भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये हो गया 20वें का आंसर। मस निकालते समय आप लोगों को बताया गया जो कॉमन मिलेगा वही मस होता है। ये मस लिखे हैं, इसका अलग अलग संख्याओं का गुणनखंड करके उसके बाद मस क्लियर है, यहां आया है, क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां मस नहीं लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से 2x और ये 3x लिख दीजिए और यहां डायरेक्ट आप मस निकाल देंगे, क्लियर है। ये हो गया प्रश्नावली 1 का ये समाप्त। अब इसके बाद 1 का भी अगले वीडियो में।